फिल्म की शुरुआत में ही हम रात के वक्त में भयानक गहरे दलदल में एक मगरमच्छ को देखते हैं। अजीब बात ये थी कि इस पर एक रेड लाइट चल रही थी और ये रेड लाइट अगले कुछ मिनटों में उसी मगरमच्छ की मुसीबत की वजह भी बन जाती है। दलदल के अंदर मौजूद कोई बड़ा सा जानवर उस मगरमच्छ पर हमला कर देता है। वो जानवर कौन था, कहाँ से आया था और आखिर मगरमच्छ का क्या एंड हुआ, ये तो दिखाया नहीं जाता। पर सीन कट होकर दूसरी तरफ हम सिस्टीन और उसकी दोस्त को देख पाते हैं। सिस्टीन की मॉम बहुत ज़्यादा बीमार थी, जिसकी वजह से सिस्टीन काफ़ी दुखी रहा करती थी। उसने अपने फ्रेंड के साथ वेकेशन का प्लान बनाया था, लेकिन जब वो वेकेशन पर आई तो गुस्से में मैनेजर ने उसे जॉब से निकाल दिया। उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। पर यहाँ पार्टी में हैना उसे संभालती है और उसे अपने नए एडवेंचर प्लान के बारे में बताती है। इसी बार में वो एक रोड्रिगो नाम के आदमी से मिली थी, जिसने उसे ऑफर करवाया कि वो बहुत ही कम पैसों में उन्हें मगरमच्छ दिखाएगा, वो भी दलदल के अंदर। सिस्टरिंग भी सुनकर एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि अब जॉब तो चली ही गई थी, तो क्यों ना लाइफ एंजॉय कर ले जाती। अब ये लोग सुबह रोड्रिगो के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि सिर्फ वही नहीं कि बहुत से और फैमिलीज भी रोड्रिगो के उसी एडवेंचर प्लान के लिए यहाँ पर आई हुई थी। रोड्रिगो पहले उन्हें जंगल के बीचों बीच ले जाता है, जहाँ पर उसने और उसके बॉस ने अपने क्लाइंट्स के लिए एक छोटा सा म्यूजियम बना कर रखा हुआ था। इस म्यूजियम के अंदर बहुत से जंगल में मिलने वाले खतरनाक जिंदा जानवर और बहुत से मरे हुए जानवरों के स्केलेटन्स रखे हुए थे। अब बॉस यहाँ आने वाले सभी लोगों को म्यूजियम का टूर देता है और इन सब को एक बहुत बड़े हिप्पो का स्कल भी दिखाता है और बताता है कि 1980s में उसी ने इस बड़े हिप्पो का शिकार किया था, लेकिन अब यहाँ पर कोई हिप्पो नहीं रहता। सिस्टीन, हैना और यहाँ उनके साथ और साथ ही इसे हिप्पो के स्कल के साथ पिक्चर लेते हैं और इसी सब के दौरान रोड्रिगो दलदल में जाने की पूरी तैयारी कराता है। वो इन सबको बोट में बिठाते हुए लाइफ जैकेट देता है और इन सबको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी देता है, जिनमें ये इंस्ट्रक्शन थी कि पानी में हाथ कोई नहीं डालेगा, क्योंकि पानी में बहुत से खतरनाक जानवर थे जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। ये लोग अब दलदल के अंदर निकल जाते हैं और जंगल के बीचों बीच एक भयानक जगह पर पहुंच जाते हैं। सबको इस एडवेंचर का काफी मजा आ रहा था। रोड्रिगो अब अपना मोबाइल निकालता है और एक ट्रैकर को ट्रैक करने लगता है और यहाँ हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये रिवील होता है कि कल रात में जिस मगरमच्छ के ऊपर हमने जलती हुई रेड लाइट देखी थी, असल में वो रेड लाइट एक ट्रैकर था जो कि रोड्रिगो ने लगाया हुआ था। उसी ट्रैकर को ट्रैक करते हुए वो विजिटर्स को मगरमच्छ के पास लाया करता था और फिर कुछ खाना वाना देकर उसे बाहर निकाल कर सब लोगों को मगरमच्छ दिखा दिया करता था। लेकिन आज उसे वो मगरमच्छ अपने ट्रैकर पर मिल ही नहीं रहा था। जहां उसका ट्रैकर गिरा हुआ था वहां पर कुछ भी नहीं था। रोड्रिगो वहां पर बहुत सारे मार्शमैलो डालता है, मगरमच्छ फिर भी बाहर निकल कर नहीं आता। यहाँ तक कि रोड्रिगो चिकन और पता नहीं क्या क्या चीजें भी फेंकता है, लेकिन मगरमच्छ तो आज पानी में था ही नहीं। काफी देर इंतजार के बाद जब मगरमच्छ इन्हें नहीं दिखता तो ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ने पर यहाँ लोगों की नजर एक अजीब से सीन पर पड़ती है। दूर किनारे पर मगरमच्छ मरा हुआ पड़ा था। उसका सर उसके धड़ से अलग था और सारे उसकी ऐसी हालत को देखकर डर जाते हैं। आखिर मगरमच्छ की ऐसी हालत किसने की होगी? अगर ऐसा करने वाला कोई जानवर हुआ और इसी दलदल में हुआ तो समझो इनकी भी जान खतरे में है। यही सोचकर सब लोग डर जाते हैं। यहीं पर रात वाली मिस्ट्री भी खुल जाती है, लेकिन हम तो जानते हैं कि इस मगरमच्छ पर हमला किया था रात वाले उस बड़े से जानवर ने। रात में तो मगरमच्छ का नहीं दिखाया गया, पर अब हम जानते हैं कि मगरमच्छ मर चुका है और सच में जिसने हमला किया है वो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर ओल्ड मैन जो अपनी बेटी और उसकी बेटी के साथ आए हुए थे वो फौरन से रेस्क्यू टीम बुलाने को बोलते हैं, लेकिन रोड्रिगो मना कर देता है और ओल्ड मैन की बहुत डांट सुनने के बाद वो सच भी बोल देता है कि यहाँ पर आना अलाउ ही नहीं है। वो इलीगली सबको यहाँ पर लाया था और अगर वो यहाँ रेस्क्यू टीम को बुलाता है तो वो और उसके बॉस जेल में चले जाएंगे। सब लोग उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन वो सब लोगों को समझाता है कि गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही आप लोगों को इस इलाके से निकाल कर ले जाऊंगा। अभी तक लग तो इन्हें भी यही रहा था कि ये लोग सही सलामत वापस पहुंच जाएंगे,
लेकिन गारंटी तो नहीं ना थी। कुछ ही दूर जाने पर अचानक से कोई इनकी बोट को धक्का देने लगता है और उनकी बोट को उल्टा देता है। सभी लोग पानी के अंदर गिर जाते हैं और तड़पने लग जाते हैं। सब लोग अपनी सारी हिम्मत जमा करते हैं और अपनी उल्टी हुई बोट की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर डायना, एक बिजनेस वुमन, वो इस बोट की तरफ नहीं आ पाती क्योंकि वो बोट से बहुत दूर गिरी थी। अपनी जान बचाने के लिए वो जल्दी से पानी से निकलकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कर जब सब लोग पानी से निकल आते हैं तो रोड्रिगो भी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए बाहर निकलता है और हमें पता चलता है कि पानी के ऊपर किसी चीज़ ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और अब वो बहुत ज़्यादा जख्मी है। ये सारे लोग उसकी मदद करते हैं और जैसे तैसे कर अभी उसे बोट पर चढ़ाते ही हैं कि अचानक से दोबारा उनकी बोट को कोई धकेलने लगता है। ये सब लोग पैनिक हुए बगैर स्टिल बैठे रहते हैं और पानी के अंदर जो भी चीज़ इन्हें धक्का दे रही थी वो इनकी बोट को दरख्तों के पास लाकर छोड़ देती है। खैर, इस वक्त के लिए तो ये सब अच्छा ही हुआ था। ज़्यादा वजन होने की वजह से बोट भी ज़्यादा पानी में डूब रही थी और दरख्तों के पास आने की वजह से जल्दी से इनमें से कई लोग दरख्तों के ऊपर चढ़ जाते हैं। बोट के ऊपर जो लोग थे वो रोड्रिगो की हेल्प करना चाह रहे थे, उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स भी पानी में गिर गया था। सिस्टीन अब अपनी जान को खतरे में डालते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरख्त का सहारा लेते हुए पानी में उतरने की कोशिश करती है और किसी तरह उस फर्स्ट एड बॉक्स को हासिल कर बोट के पास ले जाती है। यहाँ ओल्ड मैन की बेटी एक नर्स थी, वो फर्स्ट एड बॉक्स से एक चाकू और एक फ्लेयर गन निकालती है और चाकू को बहुत तेज गर्म करते हुए रोड्रिगो के जख्मों पर लगा देती है, जिसकी वजह से जख्मों से खून आना भी बंद हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। रोड्रिगो का दर्द भी अब कम हुआ था। फिलहाल ये लोग बड़ी मुसीबत से निकले थे, अब ये लोग बैठकर सुख का सांस लेने लगते हैं। दलदल के अंदर इन्हें अपनी ही बोट का गिरा हुआ पानी वाला बॉक्स भी मिल जाता है, जिसे माइकी उठाता है और सबको पानी दे देता है। ओल्ड मैन यहाँ सबको कहता है कि अभी हमें सर्वाइवल के लिए यहीं पर शिकार करना होगा। ये लोग जब शिकार करने की तैयारी ही कर रहे थे तभी माइक पानी में होने वाली हलचल को महसूस कर लेता है। जब वो इस हलचल के बारे में अपने ग्रैंडपा यानी ओल्ड मैन को बताता है तो ओल्ड मैन सबको दरख्तों के ऊपर चढ़ जाने को कहते हैं। और अब जब सब लोग पैनिक हुए दरख्तों के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तभी लड़खड़ा कर ओल्ड मैन की बेटी पानी के अंदर गिर जाती है। सिस्टीन जो अभी नीचे वाली टहनी पर ही थी अपनी जान की परवाह ना करते हुए सिर्फ ओल्ड मैन की बेटी को बचाने के लिए पानी के अंदर जंप करती है और उसे सहारा देते हुए बोट के ऊपर ले आती है। अभी इसी मुसीबत से निकलकर इन्होंने सांस लिया नहीं था कि दूसरी तरफ हैना जिस दरख्त पर थी उसी दरख्त के ऊपर वो जानवर आकर जोरदार हमला करता है और लड़खड़ा कर हैना भी उस दरख्त से पानी में गिर जाती है। सिस्टीन अपने दोस्त को मुश्किल में देखकर तड़प जाती है और फौरन उसकी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन हैना उससे काफी दूर थी और इस टाइम हैना के करीब वो ओल्ड मैन थे जिसकी बेटी को अभी सिस्टीन ने बचाया था। वक्त आ गया था एहसान का बदला चुकाने का, इसलिए फौरन ओल्ड मैन भी पानी के अंदर जंप कर देते हैं और हैना को बचाने की कोशिश करते हैं। और इस सब में बेचारे ओल्ड मैन उस जानवर का शिकार बन जाते हैं। उस जानवर ने बुरी तरह उस ओल्ड मैन पर हमला किया था कि अब पानी में सिर्फ ओल्ड मैन का खून ही नजर आ रहा था। उसकी मौत से सब शौक रह जाते हैं और कोई भी यहाँ कुछ बोल नहीं पाता। सिस्टीन जल्दी से अपने हवासों पर काबू पाती है और हैना को दोबारा पानी से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हैना का वजन बहुत ज्यादा था, वो उसे ऊपर की तरफ खींच नहीं पाती और अब हैना उसका हाथ छोड़ते हुए खुद ही पानी की दूसरी तरफ जाकर दरख्त के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। और इससे पहले कि वो कामयाब हो जाती वही जानवर पानी से निकल कर अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे भी लेकर पानी में डूब जाता है। हैना भी मौत के घाट चढ़ चुकी थी और 2 लोगों की मौत के बाद ये सब लोग सदमे में आ गए थे। अब तो इन सब लोगों को भी अपने जान के लाले पड़ गए थे। आहिस्ता आहिस्ता रात के गहरे अंधेरे भी छा जाते हैं। ये लोग लौट कर अभी भी नहीं जा पाते तो दूसरी तरफ बॉस को भी टेंशन होने लगती है। वो अपने एक दूसरे साथी को कहता है कि जाओ जाके रोड्रिगो को ढूंढ कर लाओ, लेकिन वो लड़का रात के इस अंधेरे में खतरा मोल लेने के लिए ज्यादा पैसे मांग रहा था। वॉकर ये पैसे देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो तैयारी करके खुद आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ सब लोग थके हारे अभी भी जंगल के दरमियान में बैठे हुए थे।
सिस्टीन यहाँ अलग दर्द में थी और रोड्रिगो अलग दर्द में था। वो नर्स सिस्टीन के पास जाती है और उससे पता चलता है कि सिस्टीन जब अपनी दोस्त को खींचने के लिए एफर्ट कर रही थी तभी उसका हाथ डिसलोकेट हो गया था, यानी उसकी हड्डी आगे पीछे हो गई थी। वो नर्स अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए जल्द ही उसके डिसलोकेट हुए हाथ को ठीक कर देती है और उसके बाद रोड्रिगो के पास जाती है। वो समझ रही थी कि रोड्रिगो को इस टाइम कमजोरी हो गई है और पानी की कमी हो गई है। वो रोड्रिगो को पानी पिलाती है और उसे होश दिलाती है। रोड्रिगो जल्दी से सब लोगों को पानी में ही बोट के चारों तरफ आग लगाने को कहता है, जिससे जानवर डर कर इनके आसपास ना आ सके। इसके बाद रोड्रिगो सबसे कहता है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर मैं आप लोगों की बात मानकर वक्त पर रेस्क्यू टीम को बुला लेता तो आज शायद हम सब ही जिंदा होते। अब वो इन लोगों से कहता है कि अगर कोई जाकर बोट के अंदर से मेरा ओरिजिनल ट्रैकर निकाल कर ला सकता है तो ले आए, उसके जरिए हम रेस्क्यू टीम को बुला पाएंगे। ये सुनकर फौरन सिस्टीन दोबारा से सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोड्रिगो उसे समझाता है कि बोट के अंदर वो ट्रैकर उसे कहाँ मिलेगा और उसके बाद एक चाबी भी देता है और फिर सिस्टीन पानी में जंप कर देती है। वो पानी के नीचे से होते हुए बोट के अंदर जाती है और जल्द ही लॉकर को ढूंढकर उसे खोलने की कोशिश करती है। बहुत कोशिशों के बाद आखिर लॉकर खुल जाता है और ट्रैकर मिल भी जाता है। वो बहुत खुशी खुशी जब वापस आती है तो देखने को मिलता है कि उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई, क्योंकि अब वो ट्रैकर काम कर ही नहीं रहा था। रोड्रिगो जल्दी से फ़ोन बाहर निकालता है और बैटरी को खुश कर दोबारा फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता है और फाइनली इस मर्तबा फ़ोन ऑन हो भी जाता है, जिससे वो अपनी लोकेशन को रेड अलर्ट पर भेज देता है। और सबसे पहले इसी लोकेशन का अलर्ट मिलता है उसके बॉस को, वो जो पहले ही इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पानी में निकले हुए थे। जैसे ही बॉस को इनकी लोकेशन का पता चलता है वो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। बोट को देखकर ये सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि अब जिंदगी बचने की एक और उम्मीद उनके सामने आ गई थी। बॉस सबसे पहले यहाँ आकर रोड्रिगो को जख्मी देखकर पैनिक हो जाता है, क्योंकि रोड्रिगो उसका राइट हैंड था। वो रोड्रिगो से पूछता है आखिर ये सब हुआ कैसे, तो वो बताता है कि पानी में एक हिप्पो है। बॉस उसकी बात सुनकर हैरान था। ये मानने वाली बात थी ही नहीं कि यहाँ पर कोई हिप्पो हो सकता था, क्योंकि पिछले 60 सालों से उसने कोई हिप्पो यहाँ पर नहीं देखा था। खैर वो इन सबको अपनी बोट में बिठाने लगता है और यहाँ से जब लेकर जाने ही वाला होता है तो बिजनेस वूमन रोड्रिगो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। जो कुछ उसके साथ हो चुका था वो उसके लिए पैनिक थी और सारी चीज़ों का इल्ज़ाम रोड्रिगो पर ही लगा रही थी। यहाँ तक कि वो तो रोड्रिगो को मारने भी पहुंच जाती है। माइकी उसे पीछे से कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो माइकी को भी पीछे धक्का देते हैं और माइकी पानी में गिर जाता है और अगले ही लम्हे हिप्पो आकर उसे पानी में ही खा जाता है। और ये देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं। अब तो बॉस को भी इन सब की बातों पर यकीन आ गया था और नर्स जिसका माइकी बेटा था वो तो अब अपना कंट्रोल ही खो चुकी थी। पहले उसके डैड मरे थे और अब उसका बेटा, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं रह गया था। बॉस ने भी अपनी जिंदगी में इतना बड़ा हिप्पो पहली मर्तबा देखा था। वो सबसे कहता है कि इतने बड़े हिप्पो के इस दलदल में होते हुए हमारा यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मुझे पहले उसका शिकार करना होगा। ये कहकर वो सबको बोट से एक सेफ जगह पर उतार देता है और अपनी गन्स लेकर निकल जाता है हिप्पो के शिकार के लिए। उसके पास 2 तरह की गन थी, एक ट्रैंकुलाइजर और एक फायर गन। ट्रैंकुलाइजर से वो पहले हिप्पो को बेहोश करता और दूसरी गन से बाद में उसे मारता। अब यहाँ जहाँ रोड्रिगो और उसका बॉस हिप्पो को शिकार करने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माइकी की मॉम सदमे में पानी में उतर जाती है अपने बेटे को ढूंढने के लिए, ये सोचे बगैर कि वो तो मर चुका है। यहाँ वो पानी में डूबने लगती हैं, जबकि दूसरी तरफ हिप्पो खुद ही बॉस के सामने आ जाता है। वो इतना बड़ा था कि उसके मुंह के सामने बॉस छोटा लग रहा था। वो बॉस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और बॉस एक नुकीले हथियार को उसके मुंह में मारते हुए उसे जख्मी करने की नाकाम कोशिश करता है और उसे हर तरह से रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस टाइम बॉस के कंट्रोल में हिप्पो नहीं आ रहा था। अब तो बॉस को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए थे। यहाँ रोड्रिगो जो कि जख्मी हालत में था अपनी सारी हिम्मत जमा करता है और एक ट्रैंकुलाइजर उठाने में कामयाब हो जाता है। पूरा जोर लगाते हुए वो एक ट्रैंकुलाइजर हिप्पो के ऊपर चला ही देता है, जिस टाइम हिप्पो बॉस के साथ लड़ने में बिजी था। ट्रैंकुलाइजर के लगते ही हिप्पो बेहोश होकर पानी के अंदर जाने लगता है।
हिप्पो के पानी के अंदर जाते ही बॉस को भी कुछ होश आया था। जब उसने पीछे मुड़कर रोड्रिको को देखा तो वो सदमे में चला गया। रोड्रिको मर चुका था, वो उसके बेटे की तरह था। इस टाइम वो उसका सदमा मनाने लगा और इसी दौरान पानी में दोबारा हलचल महसूस होने लग गई। वो समझ गए कि ट्रैंकुलाइजर का भी ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा उस हिप्पो पर। इन्हें जल्दी उस हिप्पो से बचकर यहाँ से निकलना था। वो सभी लड़कियों से कहता है कि पानी के अंदर मूवमेंट करके हिप्पो का ध्यान भटकाऊं, मैं यहाँ पर बोट लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हिप्पो इनकी सोच से ज्यादा होशियार था। वो पानी से निकलते ही बॉस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। बॉस अपनी जान बचाने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़ता है और पीछे की तरफ जाता है, लेकिन हिप्पो इस टाइम उसे देख चुका था। वो उसे बिल्कुल मार ही देता है, लेकिन यहाँ पर दोबारा बॉस का दिमाग चलने लगता है और वो यहाँ अपनी पॉकेट से एक बड़ा सा फायर क्रैकर निकाल कर जलाकर उसके मुंह में फेंक देता है। फाइनली हिप्पो यहाँ उनकी जान छोड़कर दलदल से दूर चला जाता है और इन लोगों की सांस में सांस आती है। ये लोग यहाँ खुशी मनाते हैं और जल्दी से बोट लेकर यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। कम से कम इनकी जान बच गई थी। कुछ ही दूर चलने के बाद ये लोग एक बिल्डिंग के पास आकर रुकते हैं। ये बिल्डिंग इस टाइम इस पानी से ज्यादा सेफ हो सकती थी, इसीलिए इन लोगों ने बिल्डिंग के अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन वो क्या जानते थे कि पानी से ज्यादा सबसे बड़ा खतरा ये बिल्डिंग ही थी, क्योंकि सालों पहले इसी जगह पर हिप्पोस को पाला जाता था। और ऐसा क्यों किया जाता था ये इन्हें मालूम नहीं। क्या मालूम साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए ये सब होता हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें थी जिससे इनको लग रहा था कि ये बिल्डिंग एक गवर्नमेंट की फैसिलिटी है। यहाँ पर छोटे छोटे जेल बने हुए थे और जेल के अंदर बहुत से जानवरों के स्केलेटन्स भी थे। यहीं पर सिस्टीन को किसी चीज की अजीब रोने की आवाज आती है और जब वो आगे जाकर चेक करती है तो देखती है कि यहाँ पर उसी हिप्पो का बच्चा था जिसके ऊपर एक भारी फेंस गिरी हुई थी। इससे पहले कि सिस्टीन कुछ कर पाती, इस बच्चे की माँ यानी वो हिप्पो जो कि पानी के अंदर भी था, वो यहाँ आ जाता है और सिस्टीन को मारने के लिए उसके पीछे बढ़ने लगता है। सिस्टीन भी यहाँ से भागती है और बॉस भी उसकी यहाँ से निकलने में मदद करता है। ये लोग बिल्डिंग के अंदर की तरफ आते हैं और यहाँ जाकर जल्दी से ये लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। बॉस इन्हें कहता है कि हमें जल्दी से आग जलाकर रेस्क्यू टीम बुलानी होगी। ये सब लोग यहाँ मौजूद सारा लकड़ी का सामान इकट्ठा करने लगते हैं और इसी दौरान सिस्टीन की नजर एक गैसोलीन ड्रम पर पड़ जाती है। वो भी घसीट कर इस गैसोलीन ड्रम को यहाँ ले आती है ताकि ये लोग आग जला सकें। लेकिन ठीक इसी वक्त वो हिप्पो दरवाजा तोड़ते हुए आ जाता है। उसके आगे बॉस था, वो बॉस को मार देता। ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे रूम की तरफ भागते हैं। सिस्टीन के साथ साथ अभी वो बिजनेस वुमन उस रूम के अंदर जाती ही है तो वो फौरन दरवाजा बंद कर देती है और बॉस को अंदर आने का मौका ही नहीं देती। बॉस ये सब देखता रह जाता है। सिस्टीन को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस टाइम उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि बाहर की आवाज़ों से वो समझ गई थी कि अब बॉस जिंदा नहीं रहा। और हमें भी दिखाया जाता है कि हिप्पो बुरी तरह बॉस के ऊपर हमला कर चुका था। वो अपने बड़े बड़े पाँव उसके सीने पे रखकर उसे कुचल चुका था और उसके बाद उसे मार भी चुका था। सिस्टीन को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब ब्लेम गेम करने का वक्त नहीं था। वो हिप्पो दरवाजा तोड़कर इनकी भी तरफ आने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही सेकंड में दरवाजा टूट भी जाता है और सिस्टीन अपनी साथी से कहती है कि हम दोनों को डिफरेंट डायरेक्शन में भागना होगा ताकि कम से कम कोई एक तो बच जाए। होता भी ऐसा ही है। वो बिजनेस वुमन बच जाती है और हिप्पो सिस्टीन के पीछे पड़ जाता है। भागते भागते सिस्टीन ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसने गैसोलीन गिराया था। अपने आप को बचाने के लिए वो अपनी पॉकेट से माचिस निकालते हुए यहाँ पर आग लगा देती है। इस आग में हिप्पो थोड़ा थोड़ा जलने लगता है और सिस्टीन को दोबारा मौका मिल जाता है यहाँ से भागने का। इस टाइम उसके पाँव पर काफी चोट लगी हुई थी। वो अपने साथी का सहारा लेकर यहाँ से जब भाग रही थी तभी उसे हिप्पो के बच्चे की दोबारा रोने की आवाज सुनाई दी। सिस्टीन अब उस लड़की से कहते हैं कि तुम यहाँ रुको, मैं उसे बचा कर आती हूँ। वो उसे छोड़कर अब उस हिप्पो के बच्चे को बचाने के लिए निकल गई थी। वो भारी फेंस उस हिप्पो के बच्चे के ऊपर से उठा ही रही थी, तभी हिप्पो यहाँ आ गया। हिप्पो ने सिस्टीन को भी देखा और दूसरी औरत को भी। गुस्से में जाकर उसने उस बिजनेस वुमन के पेट में इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो मौके पर ही मर गई। और इसके बाद अब वो हिप्पो सिस्टीन की तरफ बढ़ने लगी। सिस्टीन काफी डरी हुई थी। वो जानती थी कि हिप्पो अब उसे भी मार देगा, लेकिन हिप्पो ऐसा नहीं करता क्योंकि हिप्पो तो अब खुश हो गया था। उसने देखा था कि किस तरह सिस्टीन ने उसके बच्चे को बचाया था और किस तरह उसका बच्चा खुश होते हुए उसके पास आया था।
वो हिप्पो इस टाइम अपने बच्चे के साथ खेलने लग जाती है और आखिरी मर्तबा प्यार भरी नज़रों से सिस्टीन को देखकर यहाँ से मुड़ जाती है। मौका पाते ही सिस्टीन जल्दी से ऊपर के जंगले की तरफ जाती है, जहाँ अब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की भी आवाज़ें आ रही थी। इन लोगों ने जो मिलकर आग चलाई थी, उसी के सिग्नल्स के जरिए ये मदद यहाँ आ रही थी। सिस्टीन की किस्मत अच्छी थी, एक तो हिप्पो ने उसको जिंदा छोड़ दिया था और दूसरा जंगल के खतरों से भी वो जल्द ही आज़ाद हो गई थी इस रेस्क्यू टीम के जरिए। हालांकि उसके सारे साथी मारे जा चुके थे, इस सब का उसे दुख भी था। प्लेन के ऊपर उड़ते हुए वो नीचे दलदल की तरफ देखती है, जहाँ वो हिप्पो अपने बच्चे को लेकर दलदल में ही जा रहा था। ये देखकर उसे और दुख होता है, क्योंकि वो जानती थी कि जैसा उसके साथियों के साथ हुआ, ये हिप्पो वैसा ही अब और लोगों के साथ भी कर सकते थे और वो किसी की भी किस्मत को बदल नहीं सकती थी। सिस्टीन की इन्हीं भयानक सोचों के साथ उसे जिंदा दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।